आज जो हमारी प्रेस वार्ता रखी गई है उसमें मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की जो प्रेस वार्ता है वो हमारे प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो ऐतिहासिक बजट एक नई संकल्प के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए विजन के साथ, शब्द का प्रयोग करूं तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के साथ, लीग से हटकर जो उन्होंने प्रदेश में बजट पेश किया है उसके मुख्य बिंदुओं पर और खास करके जो उसमें युवाओं के प्रति जो कार्य किए गए हैं, युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए, युवाओं को स्वरोजगार प्राप्त करवाने के लिए जो कार्य किए गए हैं उसको लेकर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। तो मुख्य रूप से सबसे पहले तो जो उन्होंने बजट पेश किया है, इसको जिस तरीके से मीडिया ने भी इसकी सराहना करी है और जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, राजनीति से हटकर जो लोग हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये ग्रीन बजट के रूप में, ग्रीन स्टेट और ग्रीन बजट के रूप में इसको पेश किया गया है। इसमें खास रूप से जो हमारे 53,413 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, इसमें हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का जो एक सफर शुरू किया है वो बहुत ही निर्णायक तरीके से और धमाकेदार तरीके से उसको शुरू किया गया है, जिसमें खास करके प्रदेश में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स को 500 मेगावाट, जिसमें एक और हम पर्यावरण को संरक्षण देंगे और दूसरी ओर इसमें स्वरोजगार के साधन प्रदेश के अंदर पैदा होंगे। और मॉडल स्टेट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आप देख रहे हैं जब से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कार्यभार संभाला, जहां तक वो और बातों के बारे में विस्तार पूर्वक बात कर रहे थे, उन्होंने हमेशा एम्फेसिस जो है वो प्रदेश में ग्रीन स्टेट के मुतलक ग्रीन कॉरिडोर्स प्रदेश के अंदर बनाने की बात करी थी। और उसमें फर्स्ट फेज में 6 नेशनल एंड स्टेट हाईवेज विल बी डेवलप्ड एज ग्रीन कॉरिडोर्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसमें जो हमारे 4 लेनिंग के प्रोजेक्ट्स प्रदेश के अंदर NHAI द्वारा हो रहे हैं और उसके अलावा जो हमारे नेशनल हाईवेज जो हमारे डिपार्टमेंट द्वारा करवाए जा रहे हैं, उसमें से कुछ सड़कों को चिन्हित किया गया है। जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट फेज में 6 नेशनल एंड स्टेट हाईवेज को इसमें चिन्हित किया गया है, जिनको इलेक्ट्रिक कॉरिडोर्स के रूप में वहां पर स्पेसिफाइड पीरियड के बाद जो है चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे। और इस कॉरिडोर में जो है वो आपके जो बसेस या ट्रक्स की फ्लीट चलेगी, उन पे जो वैसे तो सब्सिडी जो देने की बात की गई है, 50% सब्सिडी ऑन ट्रक एंड बस ऑपरेटर्स जो है वो 50% दी गई है विद द मैक्सिमम कैपिंग लिमिट ऑफ 50 लाख रुपीस। और ये जैसा मैंने कहा कि इसमें से 2 हमारे इसमें जो है आपके टारगेट सिद्ध हो रहे हैं। एक और जो हम स्वरोजगार के साधन दे रहे हैं, हमारे युवाओं को 50% सब्सिडी पर जो है वो ट्रक्स और बसेस लगाने के लिए पैसा सरकार की ओर से दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी। और दूसरे ओर से हम इसमें पर्यावरण को भी जो चेंजिंग इकोलॉजी है और जो हमारा बिकॉज आवर कंट्री इज सिग्नेटरी टू द पेरिस क्लाइमेट चेंज अकॉर्ड्स ऑफ 2015, उस दृष्टि से भी हम जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी की और सरकार की सराहना करता हूं। इसके साथ जो है आपके 1500 रुपए के डीजल बसेस जो है HRTC से उनको रिप्लेस कर जो है वो आपके फेज्ड मैनर में 1000 करोड़ रुपए का खर्च जो है वो HRTC करेगी और इसमें इलेक्ट्रिक बसेस हमारी जो कॉरपोरेशन है इनके द्वारा लिया जाएगा। इलेक्ट्रिक स्कूटी जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, हमारी बेटियां हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी बहनें हैं, छोटी बहनें हैं जो स्कूल में पढ़ रही हैं, उनके लिए जो है 25,000 रुपए की सब्सिडी के साथ जो है वो मेरिटियस 20,000 लड़कियों को ये प्रदेश के अंदर दिया जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और हर जो है विधानसभा क्षेत्र में 2 ग्राम पंचायतों को पायलट प्रोजेक्ट पे ग्रीन पंचायत की ओर घोषित करना, ये भी मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं युवा मंत्री के रूप में आपको संबोधित कर रहा हूं, इसलिए मैं पूरी विस्तार पूर्वक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहता हूं। केवल जो यूथ ओरिएंटेड इसमें चीजें हैं
जो खास करके युवाओं को जो फायदा मिल रहा है, क्योंकि हमारे वरिष्ठ सहयोगी है वो समय समय पर और चीज़ों पे विस्तार से इस बजट के ऊपर बात करेंगे, मगर स्पेसिफिकली क्योंकि मुझे ये जो जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी ने दी है कि जो इसमें यूथ ओरिएंटेड जो एक अप्रोच सरकार ने रखी है, जो रोजगार देने की या स्वरोजगार देने की बात है, मैं उस पर बात कर रहा हूं। इसमें जो सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री जी ने कही है, और विपक्ष को भी मैं इसमें ये कह देना चाहता हूं, बारी बारी ये कहते हैं कि जिला कांगड़ा को ये सरकार इग्नोर कर रही है, मगर मुख्यमंत्री जी ने जो पिछले कल टूरिज्म कैपिटल जिला कांगड़ा को और धर्मशाला को घोषित किया गया है, ये सराहनीय योग्य है, जिसमें गोल्फ कोर्स बनाने की बात की गई है, टूरिस्ट विलेज वहां पे बनाने की बात की गई है, और आपके जो पोंग डैम है उसमें वाटर स्पोर्ट्स, शिकारा, क्रूज, यॉट फैसिलिटीज देने की बात की गई है। अभी हाल ही में मैं भी जो है वो हमारा जिला कांगड़ा का जिला ऊना का जो अंदरौली क्षेत्र है वहां पे गया था, जो कुटलैहर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और वहां पे जो असीम आपकी अपॉर्चुनिटीज आपके वाटर स्पोर्ट्स को डेवलप करने की है, उस चीज को भी हमें आने वाले समय में, क्योंकि ये डिपार्टमेंट भी हमारे पास है, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, इसके माध्यम से हम और एक बड़े स्तर पर टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ टाई अप कर उस इलाके को हिमाचल प्रदेश का वाटर स्पोर्ट्स हब जो है वो बनाने के लिए आगे विकसित है। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी इस पे डिटेल चर्चा करी है कि किस तरीके से हमको वाटर स्पोर्ट्स स्तर पर, मुझे दुख भी हुआ कि हिमाचल प्रदेश का इतना बड़ा जो है पुलिस डिपार्टमेंट ने वहां पे वाटर स्पोर्ट्स का जो है एक आपका वहां पे होस्ट किया, मगर हिमाचल की टीम उसमें उपस्थित नहीं थी। बहुत और राज्यों की टीमें वहां पर आई, इसलिए हमने संकल्प लिया है कि क्योंकि उसमें बहुत सी जमीन जो है वो बीबीएमबी प्रोजेक्ट की है, इस विषय को हम मुख्यमंत्री जी से मैं डिस्कस करेंगे और टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ इन जॉइंट कोलैबोरेशन उस जमीन को वापस रिक्लेम कर उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बनकर उसमें चाहे गोल्फ कोर्सेज बनाने हैं, चाहे वहां पे वाटर स्पोर्ट्स या रिजॉर्ट्स या और गोल्फ कोर्सेज बनाए जा सकते हैं, बहुत उस एरिया को डेवलप किया जा सकता है। उस पर भी हम आने वाले समय में जो है वो विचार करेंगे। और साथ ही साथ शिक्षा की प्रणाली को मजबूत करने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सबसे बड़ा एजेंडा था कि उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स खोलने की जो घोषणा करी है, और ये कोई आम स्कूल नहीं होगा, इट विल बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल विच विल बी स्प्रेड ओवर 50 बीघाज ऑफ लैंड। 50 बीघा के ऊपर ये जमीन चिन्हित करके वहां पे ये बनाया जाएगा, और उसमें ऑडिटोरियम होगा, स्विमिंग पूल होगा, और हर वो फैसिलिटी जो एक प्राइवेट डे बोर्डिंग स्कूल में होती है, आप दिल्ली के किसी भी स्कूल में चले जाए, उस लेवल की क्वालिटी एजुकेशन वहां पे जो है वो इम्पार्ट करवाई जाएगी। उसके लिए भी हमारी स्कूल वचनबद्ध है, हमारा सरकार वचनबद्ध है, जिसके लिए बजटरी प्रोविजन जो है वो करवाया गया है। और जो हमारी सबसे बड़ी गारंटी थी, हमने ओल्ड पेंशन स्कीम, हमारी सरकार बनी, पहली कैबिनेट मीटिंग में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करवाई गई, और जब उसके सब्सिक्वेंट जो कैबिनेट की मीटिंग्स हुई जिसमें मुझे भी भाग लेने का मौका मिला, मुख्यमंत्री जी ने वहां पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाने के निर्देश दे दिए हैं, और 1/4/2023 से यानी अगले महीने की पहली तारीख से नए फाइनेंशियल ईयर से इसको प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से जो है वो आपका इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और जो हमारी नंबर 1 गारंटी प्रदेश के कर्मचारियों को थी उसको पूरा करने का हमारा जो वचन था उसको हमने पूरा किया है। मगर साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने पिछले कल विधानसभा में भी बजट के दौरान ये आह्वान हमारे नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से और भी जो हमारे भाजपा के नेता हैं उनसे भी किया है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है, मगर इसमें जो 8,000 करोड़ रुपए बकाया जो केंद्र सरकार के पास उपस्थित है उसको वापस लाने के लिए भी केंद्र सरकार के लिए भाजपा के नेताओं को भी मुख्यमंत्री जी का समर्थन करना चाहिए, ताकि प्रदेश के कर्मचारी के हित में जो ये निर्णय लिया गया है उसको हम इम्प्लीमेंट करें। और साथ ही महिलाओं के लिए जो हमने अपनी गारंटी में लिखा था कि हम 1,500 रुपए प्रति माह हर महिलाओं को देंगे, उसको भी जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि चरणबद्ध तरीके से फेज मैनर से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो पहले 2,30,000 महिलाओं को 31,000 महिलाओं को जो है 1,500 रुपए की पेंशन देने का पहला
पहले चरण में इसका कार्य शुरू हो चुका है, जिसमें 416 करोड़ रुपए का व्यय जो है एक्सपेंडिचर प्रदेश सरकार इस पे बजटरी प्रोविजन इसमें किया है। और जो मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, इसके लिए भी 100 करोड़ रुपए का प्रावधान करवाया गया है, जिसमें 2 स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट्स भवन आपके जो है एक ज्वालाजी में कांगड़ा में और एक आपका सुंदरनगर के अंदर बनाने का उन्होंने जो है एक प्रयास किया है, जिसको बहुत जल्द वो शुरू भी हो जाएगा, इसका हमको पूरा विश्वास है। और इसके साथ साथ जो हमारे, अगर मैं अपनी विभाग की बात करूं, पीडब्ल्यूडी और हमारा जो यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, तो मुख्य रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने 1350 करोड़ रुपए का जो है वार्षिक बजट में से 1350 करोड़ रुपए जो है वो हमारे डिपार्टमेंट को 2023-24 के लिए दिए हैं, जिसमें जो है स्टेट प्लान में 1350 करोड़ आपके रोड एंड ब्रिजेस अंडर स्टेट प्लान एंड और 335 करोड़ जो है सेंट्रल स्कीम्स का, जो हमारा PMJSY है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और CRF के माध्यम से है। और अगले साल की जो हमारी प्राथमिकताएं हैं उसमें मुख्य रूप से कंस्ट्रक्शन ऑफ 1060 किलोमीटर्स नई सड़कें प्रदेश में हमारे डिपार्टमेंट द्वारा अगले 1 साल के अंदर बनाई जाएगी। और मेटलिंग टारिंग रखरखाव के लिए 1505 किलोमीटर सड़कों का प्रदेश के अंदर कार्य अगले 1 साल के अंदर करवाया जाएगा, जिसमें क्रॉस ड्रेनेज और ड्रेनेज को मिलाकर 990 किलोमीटर रोड्स और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू 70 ब्रिजेस और कनेक्टिविटी ऑफ 70 नई गांवों को जो है इस ग्रामीण क्षेत्रों को इससे जोड़ा जाएगा। और साथ ही एक जो नई स्कीम उन्होंने शुरू करी है मुख्यमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री सड़क एवं रख रखाव योजना, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें सड़कों का जो नई सड़कें हैं वो उनको भी ग्रामीण स्तर पे लिया जाएगा और उनका जो रख रखाव है उसको करने के लिए भी आने वाले समय में जो है वो प्रयास किए जाएंगे। और जो हमारा बहु उद्देश्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो उसका तीसरा चरण जो 2019 में जिसकी विधिवत शुरुआत हो गई थी प्रदेश में, उसके तीसरे चरण में 45 सड़कें प्रदेश के अंदर जिसकी कुल लंबाई 440 किलोमीटर है और उनकी कुल लागत जो है वो 422 किलोमीटर सड़कें जो है वो करवाई जाएगी। और इसको फेज्ड वाइज DPR इसकी 2685 किलोमीटर लॉन्ग रोड्स की जो है वो भारत सरकार को भेज दी गई है। और इसके साथ साथ CRF में 500 करोड़ रुपए के सड़कें जो अभी हाल ही में जब हमारी सरकार बनी थी उसके बाद हम अपने जो रोड्स ऑफिस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है आदरणीय नितिन गडकरी जी, उनसे मिले थे और उसके बाद 500 करोड़ की CRF की सड़कों की उन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है, जो हमने केंद्र सरकार को भेज दी है। और जैसे ही उसकी अप्रूवल आ जाएगी उसको हम प्रदेश के अंदर उसका कार्य जिस तरीके से उसका जो प्रोसेस है, ड्यू कोर्स है, टेंडरिंग है, और उसके बाद उसको अवार्ड कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ जब से मैंने विभाग को संभाला है तो मैंने एक बात पे बहुत ध्यान दिया है, क्योंकि PWD डिपार्टमेंट जो है हमेशा से जब हम विपक्ष में रहे कई आरोप और प्रति आरोप की वजह से डिपार्टमेंट का नाम जो है वो कहीं ना कहीं खराब होता दिखता आता था। इसलिए हमने पारदर्शिता लाने के लिए डिपार्टमेंट में ये निर्देश अपने डिपार्टमेंट को दिए हैं कि जितने भी कार्य, एक तो मैंने कल विधानसभा के अंदर ही कहा है एक प्रश्न के जवाब में कि जो हमारा नाबार्ड में और आपका जो स्टेट हेड में जो भी कार्य प्रदेश के अंदर हो रहा है उसमें PWD डिपार्टमेंट ये पॉलिसी लेकर आएगी कि एक ठेकेदार को केवल 2 काम दिए जाएंगे और जब तक वो कार्य पूरे नहीं होते उनको तीसरा काम प्रदेश के अंदर नहीं दिया जाएगा, जिससे एक गति जो है वो धीमी पड़े हुए विकास कार्यों में जो आ गई थी वो उसको हम गति दे सके। और दूसरा, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि प्रदेश स्तर के ठेकेदार ही इन कामों को ले लेते हैं और जो एक जो यूनिफॉर्मिटी और एक जो
नई टेक्नोलॉजीज की यूटिलाइजेशन जो जमीन स्तर पे होनी चाहिए वो हमको नहीं दिख रही थी। इसके लिए भी हमने ये निर्देश दिए है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो अब नए मेटलिंग का कार्य शुरू होगा, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बात कही, अपग्रेडेशन का शुरू होगा, उसमें हम सर्कल वाइज जितने हमारे सर्कल्स है पीडब्ल्यूडी के, उसमें क्लस्टर्स बनाए जाएंगे और उसमें जो भी कार्य इनमें होगा वो ग्लोबल टेंडरिंग के हिसाब से होगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरीके से आपके 4 लेनिंग के लिए नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ग्लोबल टेंडर्स लगाए जाते हैं, इन द सेम कॉन्टेक्स्ट उसको प्रदेश के अंदर हम लागू करेंगे ताकि विश्व भर से या देश भर से कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। पारदर्शिता भी रहेगी, यूनिफॉर्मिटी रहेगी और समय रहते हुए जो है इसमें कार्य पूरा होगा। ये हमारी एक सोच है जिसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है और उन्होंने इस पे स्वीकृति और हामी भरी है। तो इसको अगले अब जो हमारा वित्तीय वर्ष है इसमें हम इसको प्रदेश के अंदर शुरू कर देंगे। इस चीज का मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। मगर एक हमको जो एक मैं आंकड़े देख रहा था हमारे जो इस साल के जो बजट इंडिकेटर्स है, मुख्यमंत्री जी इस पे बहुत चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारा 53,000 करोड़ का इस बारी बजट आया है, उसमें जिस तरीके से आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है और हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो लगातार कम होता जा रहा है। ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। वी अंडरस्टैंड दैट वी आर एम्प्लॉय ओरिएंटेड स्टेट, चाहे वो पेंशन्स है, चाहे वो आपकी सैलरीज है, चाहे वो आपके एरियर्स है, वो चीजें हमको मीट करनी है। बट इन द टाइम्स टू कम वी हैव टू lay specific emphasis on creation of quality infrastructure in the state। और इसके लिए जो आंकड़े हमारे सामने पेश हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, ये बहुत चिंता का विषय है। हर एक रुपए जो हम खर्च कर रहे हैं उसमें से बहुत सा पैसा जो है वो आपके सैलरीज में या आपके पेंशन्स में या आपके सोशल वेलफेयर स्कीम्स में जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये हमारा प्रायोरिटी सेक्टर नहीं है, वी हैव टू मीट देम, बट एट द सेम टाइम जितना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए हमारे पास जो पैसा बचना चाहिए वो प्रदेश में नहीं बच रहा है। उस पर मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। उन्होंने पहली बार बजट में रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात हुई, पहली बार बजट में जो है वो आपके शराब के ऊपर सेस लगाकर दूध की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है। और वैसे ही जयराम जी कह रहे थे कि आपने शराब माफिया को प्रदेश के अंदर पैदा कर दिया। मैं आपको पूछना चाहूंगा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, आप खुद वित्त मंत्री प्रदेश के रहे हैं। 2200 करोड़ रुपए से हमारा व्यय जो है वो बढ़कर 28 से 2900 करोड़ रुपए जो है वो इस बारी ओपन जो ऑक्शंस हुए हैं हमारे ठेकों के, उसकी वजह से प्रदेश का बढ़ा है। और जो सेस आपका पानी के ऊपर, पन बिजली के ऊपर लगाया गया है, उससे भी करीबन हमको 600 करोड़ रुपए की अधिक वृद्धि प्रदेश के आय में हुई है। तो ये सब चीजें प्रदेश की रिसोर्स मोबिलाइजेशन के प्रति रखी गई है और इन चीजों को आने वाले समय में हम पे और बल देने की आवश्यकता है, क्योंकि ओपनिंग ऑफ इंस्टीट्यूट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ पॉपुलिस्ट मेजर्स, मैं समझता हूं ये एक सही चीज नहीं है। और जयराम जी ने इस चीज को बड़ी बेखूबी तरीके से, जैसा मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि दिव्य शक्ति उनके अंदर आ गई थी और 6 महीने में जो है देवलोक के, इंद्रदेव के जो है सीधे कम्युनिकेशन के साथ उन्होंने 600 इंस्टीट्यूट्स प्रदेश के अंदर खोल दिए हैं। 900 इंस्टीट्यूट्स प्रदेश के अंदर खोल दिए। 5,500 करोड़ का ऋण प्रदेश सरकार के ऊपर हो गया। मैं अपने डिपार्टमेंट का भी उसमें देख रहा था, कई हमारी जगहों में सब डिविजन्स खोल दिए, कई डिविजन्स खोल दिए जिनकी कोई फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं थी। मगर ये सब चीजें जो है केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से करी गई, मगर इसका कोई लाभ प्रदेश के लोगों को नहीं मिला। इस पे भी मैं स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हालांकि मुख्यमंत्री जी कई बार इस चीज पे बोल चुके हैं कि एज एंड व्हेन नीड बेसिस पर जहां पर लगेगा कि ये इंस्टीट्यूट्स की आवश्यकता है, चाहे वो बिजली बोर्ड में है, चाहे वो आपके पीडब्ल्यूडी है, आईपीएच है, शिक्षा विभाग है, उनको एज एंड व्हेन नीड बेसिस के ऊपर खोला जाएगा। कॉलेजेस भी जो बंद हुए हैं, अगर कहीं पे आवश्यकता है कि खोलने हैं, कई खोले भी हैं और कई आने वाले समय में भी खोले जाएंगे। अंत में रोजगार जो हमारा सबसे बड़ा बिंदु है, इसमें जो आंकड़ा निकल कर आया है कि 25,000 नौकरियां
जो है वो सरकारी क्षेत्र में होगी, मगर इसका अगर हम इन टोटलिटी इसको देखें निजी क्षेत्र में और प्राइवेट सेक्टर में, उसको मिलाकर करीबन करीबन 90,000 से लेकर 1 लाख नौकरियां हम प्रदेश के अंदर 1 साल के अंदर पैदा करने के लिए वचनबद्ध है। चाहे वो आपका इन्वेस्टमेंट के रूप से है, चाहे वो आपका जो सब्सिडीज के रूप से नया एम्प्लॉयमेंट प्रदेश के अंदर जनरेट होगा, जिसके बारे में मैं जो है बात कर ही चुका हूं। और इसके अलावा जो हमारा डिपार्टमेंट है, चाहे जल शक्ति है, जिसमें जैसे आपने कल देखा कि उसमें 5,000 नई नौकरियां प्रदेश में जो है वो दी गई है। मैं अपने डिपार्टमेंट के भी आंकड़े देख रहा था, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के, जिसमें अभी जो हमारा रिक्वायर्ड स्टाफ है जो आपके अगेंस्ट रेगुलर स्ट्रेंथ है और जो आउटसोर्स के मार्फत है, उसमें करीबन 2237 अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता है, जिनको आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। 2237 जो हमारी आउटसोर्स, चाहे वो आपका आउटसोर्स के माध्यम से है, चाहे वो आपके रेगुलर स्ट्रेंथ है, उसको चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। और साथ ही साथ जो हमारे मल्टीटास्क वर्कर्स है प्रदेश के अंदर, उनका मैंने मुख्यमंत्री जी से सुबह ही बात करी थी, क्योंकि उनका जिक्र बजट बुक में नहीं आया था, मगर फाइनेंस की अप्रूवल के बाद ये निर्णय लिया गया है कि जो हमारे मल्टीटास्क वर्कर्स प्रदेश के अंदर अभी कार्यरत है, उनकी जो मानदेय है उसको जो है वो 4500 से बढ़ाकर जो है वो 5,000 आने वाले समय में, मतलब अब जब अगली कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें प्रपोजल लेकर जाएंगे और इसकी अप्रूवल जो है वो सरकार द्वारा दे दी जाएगी। और अंत में मैं जो हमारा युवा खेल विभाग है, इसके माध्यम से भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंट हमेशा अलग अलग सरकारों में निगलेक्टेड रहा है, मगर मैंने डे 1 से ये बात कही है कि जितना हमारे लिए लोक निर्माण विभाग जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण जो है वो हमारा युवा खेल विभाग भी है। और इसमें हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करना चाहते हैं, स्पोर्टिंग फैसिलिटीज प्रदेश के अंदर पैदा करना चाहते हैं। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमने अभी एक डिटेल तरीके से हरियाणा का, मध्य प्रदेश का और पंजाब का, खास करके हरियाणा का स्पोर्टिंग मॉडल पढ़ा है, और आने वाले समय में एक नई स्पोर्ट्स पॉलिसी प्रदेश के अंदर हम लाने जा रहे हैं। और मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पिछले 5 साल में जो स्पोर्ट्स काउंसिल की एक भी बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, प्रदेश में जो चेयरमैन होते हैं इसके डिफैक्टो एज चीफ मिनिस्टर, एक भी बैठक पिछले 5 साल में प्रदेश के अंदर आयोजित नहीं करवाई गई थी। इसमें आप देखते हैं क्योंकि 3% कोटा रोजगार के लिए रखा गया है, इसमें कौन सी गेम्स को प्रायोरिटी ए सेक्शन में डालना है, प्रायोरिटी बी में डालना है, प्रायोरिटी सी में डालना है, ये इस स्पोर्ट्स काउंसिल की बैठक के मार्फत इन चीजों को तय किया जाता है। जब इतनी गंभीरता ही नहीं है, 3-5 साल से ये बैठक नहीं हुई, तो क्या स्टेट ऑफ द अफेयर्स प्रदेश में हमारे डिपार्टमेंट का रहा होगा या प्रदेश के युवाओं का रहा होगा, वो इस चीज का जो है एक वो लिया जा सकता है। तो इसलिए हमारा ये प्रायोरिटी है कि आने वाले समय में हमने एक रूरल ओलंपियाड हिमाचल प्रदेश के अंदर करवाना है। जिस तरीके से ये राजस्थान में करवाया गया था, उसको हमने डीपली स्टडी किया है, और आने वाले समय में ग्रामीण स्तर पर, ब्लॉक स्तर से लेकर आपके डिस्ट्रिक्ट स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक रूरल गेम्स को प्रदेश के अंदर बढ़ावा दिया जाएगा। और 2 सेक्टर जो जिसका मैं पहले ही विवरण कर चुका हूं, एक वाटर स्पोर्ट्स आपके गोविंद सागर डैम के अंदर, और एक आपका जो है विंटर स्पोर्ट्स जो आपके मनाली है या आपका ट्राइबल एरियाज है, लाहौल स्पीति है, उसमें चाहे स्कीइंग है, चाहे आपकी स्नोबोर्डिंग है, आपका जो है आइस स्केटिंग है, इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। और इन दोनों चीजों के लिए हम केंद्र सरकार से भी समर्थन मांगेंगे। आप जानते हैं एक फाइनेंशियल क्रंच हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए इसके 2 डिटेल्ड डीपीआरस कंसल्टेंसी के बाद बनाए जाएंगे, जिनको मैं हमारे जो केंद्रीय मंत्री है यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के, जो हिमाचल प्रदेश से ही है, माननीय अनुराग ठाकुर जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, बहुत जल्द हम उनसे मिलने जाएंगे जब बजट का सत्र खत्म हो जाएगा, ताकि इन 2 प्रोजेक्ट्स को, आपके एक विंटर गेम्स का और एक वाटर गेम्स का, इसके लिए एक अच्छा बजट जो है वो खेलो इंडिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को मिले, एंड हम एक शुरुआत करें और फिर आने वाले समय में उसको हम बढ़ावा दे सकेंगे। तो ये मैं आपसे आज इस प्रेस वार्ता में कहना चाहता था,
और तो नहीं कुछ, ये मैं आपको कहना चाहता था। तो मुख्य रूप से जो हमारी 3 बड़ी घोषणाएं थी जो हमने बजट में करी थी, एक ओपीएस, उसको हमने पूरा किया है। एक हमारी जो 1500 रुपये पेंशन महिलाओं को देने की बात करी थी, उसको भी हमने चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का एक रोड मैप दे दिया है। और तीसरा जो हमारा आपका रोजगार की बात करी, उसके बारे में भी मैं विस्तृत से बात कर चुका हूं। और जो एक नई शुरुआत इस बारी ग्रीन एनर्जी स्टेट की करी है, ये जैसा मैंने कहा अपने अभिभाषण की शुरुआत में कि दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के तरीके से, एक नए तरीके से इसको हमने प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट किया है। इसमें रोड ब्लॉक्स आएंगे, ऐसा नहीं है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, इट टेक्स टाइम। जब भी कोई नई चीज हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो जो स्टीरियोटाइप चीजें हैं पहले की चली हुई है उसमें रेड टेपिज्म भी आता है। बहुत से लोग जो एक प्रोसेस पहले से चला हुआ है उससे बदलाव करने में उसको अपोज करेंगे, मगर आई एम श्योर विद द पॉलिटिकल विल ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड ही इज हिमसेल्फ डिक्टेटिंग दिस, तो उससे हमारी जो नैया है, जो हमारा जहाज है, वो खराब मौसम से होते हुए भी गुजरेगा, मगर अपने निर्धारित लक्ष्य के ऊपर समय पर पहुंचेगा, इसका हमें पूरा विश्वास है। तो पूर्व मुख्यमंत्री जी से मैं ये निवेदन करूंगा अंत में कि आप धैर्य रखें। आप लगातार कह रहे हैं कि ये विजनलेस है, इसमें कुछ है नहीं, पुरानी नई बोतल में पुरानी शराब है। कम से कम आप ये तो मानते हैं कि शराब नहीं है, कम से कम आप ये तो मानते हैं। मैंने कल मैं सुन रहा था कि केंद्र सरकार की बजटों की नीतियों को आपने जो है प्रदेश में लागू कर दिया और नाम बदल दिए। कम से कम आप पहले निर्णय ले लीजिए कि आपने केंद्र सरकार की नीतियों का स्वागत करना है या उनका विरोध करना है। और ये तो एक फेडरल स्ट्रक्चर है, इसमें हम अगर केंद्र सरकार के सहयोग से कोई स्कीम चला रहे हैं प्रदेश में तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। हिमाचल प्रदेश इज पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। अगर हम अपने अधिकार से केंद्र सरकार से कोई पैसा लाकर हिमाचल में कोई नई योजना शुरू कर रहे हैं तो ये मुख्यमंत्री जी की जो है क्वालिटी है, उनकी विशेषता है कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी दिल्ली से पैसा लाने में सक्षम हुए हैं। जो आप नहीं ला पाए, सीआरएफ का जो 500 करोड़ का पैसा आप नहीं ले पाए, वो हमारी सरकार लेकर आई है। एनएचएआई के लिए करीबन 12,000 करोड़ रुपए अलग अलग सड़कों में जो आ रहा है चरणबद्ध तरीके से, और खासकर से आपका जो शिमला मटौर है और आपका पठानकोट मंडी है, उसको 2 लेन से 4 लेनिंग करवाया जा रहा है नितिन गडकरी जी की मीटिंग के बाद। तो इसके लिए हम केंद्र सरकार का भी आभारी है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई राजनीति है। अगर अच्छा काम केंद्र सरकार कोई करती है, प्रदेश का समर्थन करती है, तो वी विल सपोर्ट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उनका हम धन्यवाद करेंगे। हमको मिलकर आगे चलना है और हिमाचल प्रदेश को नई बुलंदियों पर आगे लेकर जाना है। जैसे कि आपने कहा यूथ ओरिएंटेड है बजट और जो 3 ऑपोजिशन का इसमें आरोप है, स्पेशली अबाउट एम्प्लॉयमेंट। अगर बात करें कि आपने 1 लाख सरकारी क्षेत्र में जॉब देने की बात की थी, महिलाओं को 1500 देने की जो बात की है वो केवल उनको मिल रही है। इट इज नॉट क्लियर कि जिनको ऑलरेडी पेंशन दे रहे हैं। और ओपीएस पे भी वो कह रहे हैं। देखिए, इस पे मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि अभी ये चरणबद्ध तरीके में है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5 साल के कार्यकाल में हर महिला को इसमें जोड़ा जाएगा, मगर उसमें कुछ ना कुछ जो है क्राइटेरिया लगाए जाएंगे। हमको एक रियलिटी में भी रहना चाहिए। जिनकी इनकम जो है कुछ लेवल से ऊपर है या जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में नहीं आती है, एक परिवार में अगर ऑलरेडी उनको कोई पेंशन किसी और हेड में मिल रही है, तो फिर उस पर फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है उस चीज़ को देखेगा कि कैसे इंप्लीमेंट करना है। मगर इन प्रिंसिपल जो इन टोटलिटी हमने जो बात करी थी उसको हमने फेस्ड मैनर में शुरू कर दिया है, जिसके लिए मैंने कहा कि 430 करोड़ रुपए का बजट जो है प्रारंभिक पहले बजट में रखा गया है। सेक्शन की है ये 2,31,000 महिलाएं, ये किस सेक्शन की है? किस सेक्शन की है ये, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। मुझे भी ज्यादा सर, आपने 600 संस्थान बंद किए, उनके ऊपर इनकम स्ट्रक्चर पे करोड़ों रुपए खर्च किए, अब वो संस्थान बंद है तो उन बिल्डिंग्स को कहाँ यूटिलाइज करेंगे? यही तो मजे की बात है कि वो संस्थान तो बने ही नहीं है। वो तो कहीं आपका कहीं सब तहसील खोला या तहसील खोली तो वो आपके जो है तहसीलदार के ऑफिस में खोल दिया। आपके कहीं एसडीएम का दफ्तर खोला तो वो भी तहसीलदार के दफ्तर में जाके खोल दिया।
आपका कोई नया डिवीजन खोला तो वो एसडीओ के या आपके जेई के दफ्तर में जाके वहां पे जाके वो जो है हाजिरी लगा रहा है या पंचायत के हेडक्वार्टर में जाके बैठ रहा है। तो ये कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट हुआ है, ये केवल जो है व्यवस्था को ऐसी व्यवस्था दिखाई जा रही थी कि जादूगर तरीके से जो था ही कुछ नहीं और उसको बेचने की कोशिश की जा रही थी। मैं समझता हूं जो एक वो बड़े फेमस जादूगर है सम्राट शंकर, उनसे कई कुछ ट्रिक्स जो है वो जयराम जी सीख कर आए थे और उस तरीके की कला हिमाचल प्रदेश में पेश करने की कोशिश करी जा रही थी। तो ये तो केवल आंकड़ों का जंजाल था और वो जब उसको साफ की गई तो स्थिति आज प्रदेश में जो है वो स्पष्ट हुई है। और अभी भी मुख्यमंत्री जी जो व्हाइट पेपर फाइनेंस पे अभी ले करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा में, उससे स्थिति पूरी स्पष्ट हो जाएगी। मगर तब भी अगर कहीं पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है उसको भी सही रूप से यूटिलाइज करने के लिए कैबिनेट ने आदेश दे दिए हैं। उसका कोई भी जो है वो उसको वो नहीं होगा, खराब नहीं होगा। सर, आपने 1350 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी की बात की है, 1350 करोड़ रखा गया इस बजट में। पिछली सरकार पर आरोप ये लगते थे कि सड़कों की जो एग्जिस्टिंग सड़कें उसकी हालत बहुत करता है, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में घूमते आप ही आरोप लगाते थे। तो क्या माने आने वाले समय में वो स्थितियां बेहतर? नहीं, बिल्कुल होगी। देखिए ऐसा है, इसमें जो हमारी प्रारंभिक रूप से जो मेन सड़कें प्रदेश के अंदर बनती है, या तो वो नेशनल हाईवे की है, एनएचएआई की है, या आपकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की है, या आपकी सीआरएफ की है, या नाबार्ड की है। इसकी फंडिंग जो है वो स्टेट बजट से हटकर है। उस पर मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस पे हमारे निर्धारित लक्ष्य हैं जो पूर्व इस वित्तीय वर्ष के हैं, जिन आंकड़ों को हम मीट करेंगे। इसके लिए मैंने सख्त आदेश डिपार्टमेंट को भी दिए हैं और लगातार हमारे जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो इसके लिए काम कर भी रहे हैं और इसके लिए जो है एक निर्धारित लक्ष्य पे काम कर रहे हैं। जो ये वाला आपने 1350 करोड़ रुपए की बात की गई है, ये स्टेट हेड से ये पैसा है, चाहे वो कुछ नई सड़कों का है, स्टेट बजट्स का, स्टेट हेड की सड़कों का, या आपकी जो मेंटेनेंस के लिए और चीजों के लिए पैसा आता है वो है। मगर तब भी जो हमारे निर्धारित लक्ष्य हैं उसको हम मीट करेंगे और उसमें भी नई इनोवेशंस आने वाले समय में लेकर आएंगे, ताकि जैसा मैंने कहा कि जिस तरीके से एक पहले इसका कार्य चलता था उसमें एक नई पारदर्शिता हम डिपार्टमेंट में आने वाले समय में लेकर आए। पूर्व सीएम ने आरोप लगाया है कि कुछ एक ऐसी योजनाएं थी, हिम केयर, सहारा योजना, जो काफी लंबे समय से चल रही थी, काफी लोग लाभान्वित भी हो रहे थे, उसका जिक्र नहीं किया है सीएम ने इस बजट में। क्या वो बंद हो गई है या फिर आगे जारी रहेगी? इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? उन्होंने कहा है कि जिक्र नहीं है तो स्वाभाविक है उसको बंद कर दिया जाएगा। क्या है इस पर सरकार का पक्ष? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई स्कीम बंद की गई है। जो अच्छी स्कीमें पूर्व सरकार द्वारा चलाई जा रही थी, जिसका फायदा प्रदेश के युवाओं लोगों को, खास करके जो हमारे मरीज हैं उनको अगर मिल रहा था, तो मुख्यमंत्री जी भी उसको कंटिन्यू करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हो सकता है कि उसे किसी और हेड में उसके लिए बजटरी प्रोविजन करवाया हो, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो उसके बारे में जानकारी दे सकेगा, मगर प्रतिशोध की भावना से कोई भी कार्य इस सरकार में नहीं होगा। जो वेलफेयर स्टेट है, जो कार्य हमारी सरकार ने पूर्व सरकार से लिए हैं, उसमें जो अच्छे कार्य है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। सर 69 एनएच की बात होती रही है और कांग्रेस उसके ऊपर सवाल उठाती रही है, तो अब क्या स्थिति है क्योंकि आप मंत्री हैं? देखिए 69 नेशनल हाईवे जो है वो जयराम जी ने उस पर बहुत राजनीति करी और बहुत उसका जो है राजनीतिकरण 2017 के चुनावों से चल रहा था। मगर आज अभी तक पहले वो 69 से जो है वो नेशनल हाईवे की प्रायोरिटी को काट कर 25 किया गया और फिर उन 25 से उसको 9 नेशनल हाईवेज के अंदर तब्दील किया गया, 9 प्रायोरिटी नेशनल हाईवेज। मगर अभी जब हम केंद्र सरकार के माननीय नितिन गडकरी जी से मिले, उनके अधिकारियों से मिले, तो वहां पे ये स्थिति स्पष्ट हुई है कि अभी तक उन 9 नेशनल हाईवेज को भी इन प्रिंसिपल अप्रूवल नहीं मिला है। वो प्रधानमंत्री कार्यालय में जो है वो फंसी हुई है और उस पे अभी तक नियर फ्यूचर पे उस पे कोई कार्य होता हुआ हमको दिखाई नहीं दे रहा। ये जरूर है कि 2024 के चुनाव है, तो हो सकता है कि उसमें कुछ ना कुछ कार्य आने वाले समय में हो, मगर अभी तक उस पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है। मगर दूसरी ओर जो हमारे 2 लेन NHAI थे
2 लेन हमारी सड़कें जो NHAI कर रही थी, उनके लिए अतिरिक्त बजट NHAI के माध्यम से उनको 4 लेनिंग करने के लिए प्रदेश सरकार ने दिया है। और जो है 5 नेशनल हाईवे जो है उसको अपग्रेड कर 2 लेन से 4 लेन किया जा रहा है, जिसकी टोटल लेंथ 178 किलोमीटर है और जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 4,700 किलोमीटर है। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि वो तो उसमें नहीं हुआ, मगर दूसरी ओर जो हमारे 2 लेनिंग है, 2 लेन सड़क है, उसको 4 लेन करने के लिए 4,700 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बजट दूसरी ओर से दिया गया है। और सर, क्या इस बजट को हम एक इमेजिनरी विजन डॉक्यूमेंट मान सकते हैं, क्योंकि इसमें जो बजट प्रोविजंस है वो कहीं क्लियर नहीं है, ऊपर से हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमिक कंडीशन भी ठीक नहीं है। क्या आप ये मानते हैं कि वाटर सेस लगाकर और 2-4 चीजें करके आप रिसोर्स इसके लिए पूरे स्टेट के मोबिलाइज कर लेंगे आने वाले 1 साल में? नहीं, इमेजिनरी बजट ये बिल्कुल भी नहीं है। जिस चीज के लिए आवश्यकता है उसके लिए बजटरी प्रोविजन किया गया है और उसका डिटेल आपको जो है वो आने वाले समय में दे दी जाएगी किस डिपार्टमेंट के लिए कितना बजट एलोकेट हुआ है। मगर जैसा मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कहा कि एक कन्वेंशनल तरीके से जैसे पहले बजट पेश किया जाता था कि फलाने डिपार्टमेंट को इतना बजट दिया जा रहा है, फलाने डिपार्टमेंट को इतना बजट दिया जा रहा है, उसको साइड करते हुए हाई प्रायोरिटी सेक्टर्स और एक विजन के साथ इस बजट को ले किया गया है और उसके लिए बजटरी प्रोविजन करवाया गया है। मगर उसका यह मतलब नहीं है कि जो स्कीम्स ऑलरेडी चल रही थी उनके लिए बजटरी प्रोविजन नहीं होगा। वो हमारी वचनबद्धता है, उसको पूरा करना सरकार का दायित्व है और उसके लिए रिक्विजिट बजट जो है वो किया जाएगा, किया है और उनको आने वाले समय में पूरा किया जाएगा। ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। चुनावों से भी लंबे अरसे से मांग रही है कि टीएमसी एक्ट जो है वो लागू हो हिमाचल प्रदेश में, तो इसको लेकर भी कुछ फोकस नहीं दिखा किसानों में खासकर सेब बागवानों में नाराजगी है, काफी समर्थन मूल्य की बात नहीं की है इस बजट में। तो देखिए, इन प्रिंसिपल हम उसका समर्थन करते हैं, मगर इसका जो विस्तृत जवाब है वो हमारे जो बागवानी मंत्री है जगत सिंह नेगी जी, वो इसका जवाब दे तो ठीक रहेगा। आपने चुनावों से पहले बेरोजगारी यात्रा निकाली थी, आज एक यात्रा जो है हमीरपुर से चलकर सेक्रेटेरिएट के बाहर पहुंची है, 30वां दिन उनका हमीरपुर से। जो ये आयोग भंग हुआ है वो ये कह रहे हैं कि उनकी इसमें क्या गलती है, ये जो पहले से जो विज्ञापित है जिनकी भर्ती प्रक्रिया चल रही थी वो रुक गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उनकी पूरी संवेदनाएं जो इसमें एस्पिरेंट्स है उनके साथ है और निश्चित तौर से इसमें धांधली हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ये ज़रूर है कि धांधली सबने नहीं करी है, धांधली कुछ लोगों ने करी है, चाहे उसमें कर्मचारी इन्वॉल्व थे, चाहे उसमें एस्पिरेंट्स इन्वॉल्व थे, चाहे उसमें स्टाफ इन्वॉल्व था। और उस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए जो हमारा सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड है, कमीशन है, उसको भंग कर दिया गया है इनडेफिनेटली। तो निश्चित तौर से उसका खामियाजा सब लोग ना भुगते, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार कहा है कि इसमें कोई ना कोई स्थिति आने वाले समय में निकाली जाएगी और जो भी इसमें किया जा सकता है उसको हल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। कुछ इसके कई प्रतिनिधिमंडल पहले भी मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, हमसे भी मिले हैं, हमने भी उनको पूरा विश्वास जताया है। हालांकि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, मगर एक की गलती का जो है वो नुकसान सबको ना हो, इसके लिए सरकार कुछ ना कुछ इसमें से निकाल कर आएंगी। मेरा आपके विभाग से जुड़ा हुआ सवाल है, आपके विभाग में क्वालिटी कंट्रोल विंग है, उसकी बैठक अभी तक नहीं हुई है, क्या उसकी शीघ्र बैठक हो जाएगी और वो एक्टिवेट हो जाएगा? नहीं, वो एक्टिवेटेड है। हमारे चीफ इंजीनियर ENC प्रोजेक्ट ENC जो प्रोजेक्ट्स है वो इसको देख रहे हैं ओवरऑल, और इसकी अभी हाल ही में मैंने एक जो है वो बैठक भी करी थी पूरे डिपार्टमेंट की। मगर अभी नए हमारे ENC प्रोजेक्ट अभी नियुक्त हुए हैं कुछ समय पहले, उनके साथ में फिर से बैठकर जो है स्पेसिफिकली क्वालिटी कंट्रोल को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे हम जो हमारे काम प्रदेश के अंदर हो रहे हैं उस पर चेक रखा जाए, उसके ऊपर मैं उनके साथ बैठक करूंगा। क्या उसमें कार्य किए गए हैं, कैसे उसको और मजबूत किया जा सकता है, उसको हम निश्चित तौर से इम्प्लीमेंट करने का पूरा प्रयास करेंगे। खेल विभाग का बजट कितना है इस बार और बैकलॉग है 3% स्पोर्ट्स कोटे का, आपको सरकार कब तक भरेगी?
देखिए, ये हमारे लिए दुख की बात है कि जो अभी तक 3% कोटा है वही नहीं भरा जा रहा है, क्योंकि इसमें जैसा मैंने कहा कि इतने समय से स्पोर्ट्स काउंसिल की बैठक ही नहीं हुई थी। इसमें कितने गेम्स ऐसे हैं जो अभी भी सी प्रायोरिटी में है, ABC, क्योंकि इसमें कैटेगराइज्ड है 3 प्रायोरिटीज। उसकी वजह से अभी भी कई हमारे जो खिलाड़ी है जो राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रदेश या देश को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, वो उसमें क्वालिफाई नहीं हो रहे। इसलिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी, सबसे बड़ी पहली ये है कि हम अपने जो है इसको स्पोर्ट्स काउंसिल की मीटिंग करें और उसमें ये जो हमारी प्रायोरिटीज है उनको सेट करें, और उसके बाद हम पहले 3% कोटे को भरें, और अगर वो भर जाता है फिर हम ये मांग मुख्यमंत्री जी से और फाइनेंस डिपार्टमेंट से कर सकते हैं कि इस 3% कोटे को बढ़ाकर आने वाले समय में 5% कोटा किया जाए, ताकि इसमें भी रोजगार के साधन जो है वो बढ़े। जैसा मैं हरियाणा की बात कर रहा था, वो इसमें डायरेक्ट DSPs रिक्रूट कर रहे हैं। हालांकि हिमाचल में भी 2 DSPs डायरेक्ट रिक्रूट हुए हैं, अजय ठाकुर जी और आपकी सुषमा वर्मा, जो मेरी निर्वाचन क्षेत्र से है। मगर इसमें और हमको प्रोत्साहन युवाओं को देने की आवश्यकता है, प्राइज मनी देने की आवश्यकता है। पहले प्राइज मनी का भी ऐसा होता था कि ये फाइनेंस के अप्रूवल के साथ अगर आपने जो भी अमाउंट दिया है वो उसमें फाइनेंस की कंकरेंस डे होती थी। अब हमने अपने डिपार्टमेंट के अंदर ही एक अलग हेड बना दिया है, और वो पैसा वहां से स्वीकृत जब वो अनाउंस हो जाएगा तो उसमें फिर फाइनेंस के अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारा डिपार्टमेंट ही वो पैसा, जिन्होंने वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अवार्ड लिया है, उनको वो पैसा दे दिया जाएगा सर एक छोटा सा मेरा कि कोई बैकलॉग्स ना हो, उस मद्देनजर ये कार्य किया गया है। सर आपने अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया है, क्योंकि बजट आने के बाद आप पहले मंत्री हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपने केवल कहा कि 3 गारंटियां पूरी हुई हैं। अगर कल के बजट को देखा जाए, मुख्यमंत्री जी के अभिभाषण को देखा जाए, तो उसमें 5 का जिक्र है। तो ये क्या बात है कि आप 3 कह रहे हैं, 5 क्यों नहीं? काम तो दूध पे भी हुआ है 500 करोड़। नहीं, काम तो सब पे हुआ है। मैंने कहा है कि प्राथमिकता पे ये है। क्योंकि मैंने कहा है कि मैंने जो बातें करी है वो यूथ स्पेसिफिक बातें करी है, बाकी और मंत्री भी आएंगे, वो भी अलग अलग अपनी बातें करेंगे। दूध के लिए मैंने कह ही चुका हूं कि शराब के ऊपर सेस लगाया गया है, वो पैसा दूध की प्रोक्योरमेंट को बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए, 500 करोड़ बजट में 500 करोड़ रुपए उसके लिए रखा गया है। तो ये भी हमारा जो है वो हमारी गारंटी थी। वैसे और भी गारंटियां हैं, उसके लिए भी बजटरी प्रोविजन करवाया गया है। तो सारी चीजें आप मुझसे क्यों बुलवाना चाहते हैं, और मंत्री आएंगे वो भी अपनी अपनी बात रखेंगे, तो ऐसे काम चलेगा, मिलकर चलेगा। तो निरंतर ये डिमांड करते हैं जब भी कोई अधिकारी उनके पास जाता है या पॉलिटिशियन उनके पास जाता है कि उनका अपना एक भवन हो। हालांकि आपने पहले प्रश्न के उत्तर में ही नकार दिया था कि पिछली सरकार ने इस तरह का कोई प्रोविजन ही नहीं किया कि संस्थानों के पास अपनी जमीन है या नहीं है। परंतु पिछले कल शिक्षा विभाग ने 215 स्कूल बंद किए हैं जिनमें संख्या कम है। उनमें से ऐसा नहीं है कि 215 के पास अपना भवन नहीं है, उसमें लगभग 100 के करीब तो ऐसे हैं ही है स्कूल जिनका भवन है। उस भवन को आप कहाँ देंगे? हर चीज के जो संस्थान बंद हुए हैं वो केवल भवन की वजह से नहीं हुए। वहाँ पे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कितनी है, वहाँ पे टीचर्स कितने हैं, उस चीज को भी देखा गया है। मेरा सवाल वही था कि क्या उसको यूथ क्लब्स को नहीं, वो जो जब वो मसला कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट डिसीजन लेगा कि वो आपके आंगनवाड़ी को देना है, या वहाँ पे कोई स्वास्थ्य की कमी है तो स्वास्थ्य को भी दिया जा सकता है, स्वास्थ्य विभाग को दिया जा सकता है, आंगनवाड़ी के चलाने के लिए दिया जा सकता है, महिला मंडल को दिया जा सकता है, युवक मंडल को दिया जा सकता है, आपके कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए दिया जा सकता है। दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का बिल्डिंग है, क्या यूज उसका करना है, कैबिनेट इज द फाइनल अथॉरिटी। उस पर वो मोहर लगाएगी, मुख्यमंत्री जी उस पर मोहर लगाएंगे, और जो भी उसका भवन का सदुपयोग होना है वो हो जाएगा। उसमें कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 6000 आंगनवाड़ी तो प्राइवेट उसमें जा रहे हैं, आपको जो इंस्टीट्यूशन में चल रहे हैं, जो किराए दे रहे हैं, तो उसके वही बोल रहा हूँ ना, आंगनवाड़ी के लिए जरूरत के हिसाब से यूज किया जाए, जो भी वहाँ की आवश्यकता होगी उसके हिसाब से वो यूज किया जा सकता है।